नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा के लिए 100 प्रश्नों का एक कंप्लीट सेट खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट है और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह यह भी 18 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह यह जो है हुआ था 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, कभी कभी इससे ये भी प्रश्न आते हैं कि ये खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों में पहले कौन हुआ था। तो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले हुआ था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 3 कट्ठिया पद्धति के अंतर्गत जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में दोबारा चीते लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो चीता लाया भी गया है किस देश से, तो नामीबिया से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नामीबिया से चीता लाया गया है और यह जो है मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है। तो यानी प्रस्तावना में न्याय जो है कौन से प्रकार, 3 प्रकार का न्याय की उसमें चर्चा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कानूनी न्याय की चर्चा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो किस याचिका का उल्लेख नहीं, तो व्यादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रीट जारी करता है, उसमें जो है व्यादेश इसकी चर्चा नहीं है। जो 5 तरह के रीट है वह है बंदी प्रत्यारक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठा और उत्प्रेषण। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक। तो विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, यानी नेपाल में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अराकान योमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो अराकान योमा है इसका विस्तार जो भारत म्यांमार सीमा पर है, भारत म्यांमार सीमा पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, यानी जिसकी सरकार है उसी जो है दल का वह सदस्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इस समिति का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। कब? 1950 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक है जो इसका उद्घाटन किया गया किस राज्य में, तो ये किया गया त्रिपुरा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, तो 51 का क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन से अधातु कमरे के ताप पर तरल होते हैं। अधातु का बात पूछा जाए तो ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधातु पूछा जाता तो हो जाता पारा। क्या हो जाता? पारा। मरकरी जो है यह जो है कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। भारत ने देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री या इंडोनेशिया की सहायता के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। किसकी सहायता के लिए? इंडोनेशिया की सहायता के लिए। इंडोनेशिया में भूकंप आया था, सुलावेसी भूकंप और सुनामी पीड़ित की सहायता के लिए यह ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न से किसे परिभाषित करता है? तो लंबवत क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला जो बल है वह किसे जो है परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता है दाब को। किसे करता है? प्रेशर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं। तो मालविका अग्निमित्रम, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कालिदास। कौन है? कालिदास इसके लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कालिदास का ही प्रसिद्ध जो इनका एक साहित्य है वह है अभिज्ञान शकुंतलम। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट जो प्रोजेक्ट है भारत के किस राज्य से शुरू किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से स्मार्ट प्रोजेक्ट का शुभारंभ यह कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना से कौन सी बीमारी का संबंध है? तो वह है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अप्रैल 2018 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में निक्षय पोषण योजना की शुरुआत किया गया था। ये जो रोगी हैं उसकी पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? गांधी जी थे। बात करें हिंद स्वराज, तो 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के पहले लेखन का शीर्षक हिंद स्वराज था। यह किस भाषा में था? तो गुजराती में था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत में श्वासन। गांधी जी ने 1908 ईस्वी में जहाज द्वारा लंदन होते हुए भारत के दक्षिण अफ्रीका की अपनी वापसी रास्ता के दौरान हिंद स्वराज लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा जो है चूना पत्थर को जो है निरूपित करता है? तो चूना पत्थर का जो सूत्र था कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में यानी भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता का यह जो है लोकसभा में बहुमत दल द्वारा नेता मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर मेरे अनुसार सी और डी दोनों होना चाहिए। छियासठवीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जो 19 में हुआ था किसने जीता था? तो 19 का ये पुरस्कार जीता था इंडियन रेलवे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में देश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। यह किसके क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। सर चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। प्रश्न, हीराकुंड बांध जिस नदी पर है वह जिस नदी पर निर्मित वह है? तो हीराकुंड बांध हम लोग जानते हैं उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे बनाया गया था 1957 ईस्वी में। यह भारत का सबसे लंबा बांध भी है। प्रश्न, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन? तो खमसिन यह मिस्र की जो है स्थानीय पवन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का है? मिस्र का। तारे का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही। इथेनॉल 3-4 आयोडीन में भी इस्तेमाल कर, ये भी सही। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, गलत है। इथेनॉल पानी में घुल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो वह है स्थानीय स्वशासन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय स्वशासन यह राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून भी राज्य सरकार ही बनाती है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है जनित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? जनित्र। किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाले विद्युत धारा मापने वाले को क्या कहा जाता है? आमीटर। और उसमें विद्युत धारा है कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका संरक्षण के लिए जो है एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न 13वें, ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो 13वां जो इसका समिट हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सिंगापुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? सिंगापुर। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। तो यह कथन कौन सा है? तो यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम का कथन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। और बल का व्युत्पन्न व्यंजन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, तो वह कहलाता है एल्वियोलाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? एल्वियोलाई कहलाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अबेर जो डिजिटल करेंसी है वह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यह यूएई और सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नदी पर है? यह गंगा नदी पर स्थित है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी गंगा सेतु जो पुल है यह गंगा नदी पर है जो पटना को सोनपुर से जो होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देख लेते हैं कौन से कथन सही है इसका। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त हो गए, ये भी सही। इसरो का गगनयान मानव रहित अंतरिक्ष यान 15 अगस्त 2020 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो है ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ये सारे जो है सही है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह है। तो भुज में जो भूकंप आया था वह किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है 2001 ईस्वी में आया था। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 का ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूजीलैंड ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। 2018 ICC अंडर-19 विश्व कप भारत ने जीता था। तो इसका जो विश्व कप हुआ था यह भारत ने जीता था
तो ये भी सही है। और ये 2018 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है। और कह रहा है कि 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है यह इंग्लैंड करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो आर्थिक जनगणना भारत में पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार यह किया गया था कब? तो 1977 ईस्वी में। कब किया गया था? 1977 ईस्वी में किया गया था। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था यह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो कुल 7 चरणों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया के 16वां राजा बना है? तो मलेशिया का 16वां जो राजा बना है उनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो यह किस धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1854 ईस्वी में। नौरोजी और खरदेश जी कामा ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन थे? तो उसमें जो 19 में राज्यपाल थे वह कौन थे? कलराज मिश्र। और वर्तमान में भी कहीं कौन है? यही कलराज मिश्र जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं। प्रश्न है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, तो इसमें जो जनन होता है वह किस प्रजनन के द्वारा या किस क्रिया के द्वारा होता है? तो यह होता है अलैंगिक प्रजनन द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल परियोजना यह स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया था? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो कौन देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कराची में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें जो है मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान होगा यहाँ में जारी किया? तो किसके सम्मान में यह जारी किया गया? तो यह जारी किया था स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन 1905 इसमें बंगाल विभाजन के समय वाइसराय थे? तो 1905 में वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और यह प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं रहा था? तो यानी किसके समय में नहीं हुआ था? तो सती प्रथा पर रोक या लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है किस लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। प्रश्न है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में रहा था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वह है केरल राज्य से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से जो संबंधित अनुच्छेद है वह हो जाएगा अनुच्छेद 26। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26।
ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अवार्ड की शुरुआत किया गया था 1966 ईस्वी में। प्रतिवर्ष एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड तकनीकी प्रकृति में योगदान दिया हो। अगला प्रश्न, नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह था दिसंबर 1946 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका जो गठन किया गया था वह 6 दिसंबर, कब किया था? 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था वह था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण मिला है उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह एक गायक यानी गायकार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तीजन बाई जिनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था, वह जो एक क्या है, पांडवानी के जो है प्रतिपादक हैं। छत्तीसगढ़ की एक कला प्रदर्शनी है पांडवानी, उसके जो है प्रतिपादक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पुनगानूर एक नस्ल है। तो पुनगानूर किसका यह नस्ल है? तो यह जो नस्ल है वह है गाय की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुगनूर या पुगनानूर एक छोटे कद की गाय की एक नस्ल है। यह दक्षिण भारत के जो राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः जो है एक दिन में लगभग 8 से 10 लीटर दूध करते हैं और इनके दूध में जो वसा की प्रतिशत होता है वह 3 से लेकर 5% इसके दूध में वसा होती है। अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। तो ट्राई की स्थापना 1997 में किया था, बिल्कुल सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, तो बिल्कुल ये भी सही है। टेलीफोन क्षेत्र को जो है रेगुलेट करना था, ये भी सही है। और डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान में प्रमुख है। तो ये 2019 की बात हो रही है, तो उसमें जो ये प्रमुख थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये सारे सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? स्पेन और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी किस ग्रह का उपग्रह है? तो हिप्पोकैम्प यह किस ग्रह का उपग्रह है? हो जाएगा नेपच्यून। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पोकैम्प जो है यह वरुण का एक उपग्रह है, चंद्रमा है। इसकी खोज 2013 में किया गया। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। क्या हो जाए? कहाँ है? मिजोरम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, इसी का जो दूसरा नाम है वह है फोगपुई पर्वत। पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वत माला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के साथ लगती है। अगला प्रश्न, कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था?
तो कारकोटा जो राजवंश है उसका संबंध जो है किस राज्य से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। कारकोटा राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से रहा। दुर्लभ वर्धन कारकोटा वंश का संस्थापक था। कौन था? दुर्लभ बर्मन जो है इसका संस्थापक था। कारकोटा पुराणों में कारकोटा शासक हिंदू थे। उन्होंने परिहासपुर जो है उसे अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। तो यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल बिल्कुल सही। इसकी उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही। और यह पराध्वनिक गति से चलती है, तो यह जो है पराध्वनिक गति से चलती है, ये भी सही है। और इसका नाम है दागो और भूल जाओ के आधार पर यह काम करता है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर इलाके से इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह किसे मिला था? तो वह मिला था एक जो है पत्रकारिता क्षेत्र में इसका योगदान रहा है रवीश कुमार। किन्हें मिला था? रवीश कुमार को मिला था। रवीश कुमार को पत्रकारिता का उपयोग करके बेवजहों की आवाज़ बनने के लिए जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कहते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया था। बिल्कुल सही। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मानित करते हैं। भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार दिया था, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य देश है? तो सार्क के जो सदस्य देश है तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इसके सदस्य देश है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये तो पांचों है। ईरान इसका सदस्य नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सार्क में 8 देश हैं, इसमें 5 तो यहाँ है। इसके अलावा भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और मालदीव और 5 ये जो है ये सारे 8 कंट्री जो है सार्क के जो है सदस्य देश है। सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय जी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज का संस्कृत अर्थ होता है ब्रह्मा का समाज। और क्या होता है? ब्रह्मा का समाज। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन ईश्वर की पूजा करना था। अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका खोज किया था फेराडे जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइकल फेराडे ने इसका खोज किया था। कब? 1831 ईस्वी में। एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम परिपथ के माध्यम से चुंबकीय प्रभाव के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करेगा। इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा।
अगला प्रश्न, मारायूर सुर्खियों में रहा था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। तो मारायूर ये क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तकला। क्या इनका संबंध हस्तकला से था। केरल के इडुक्की जिले में पारंपरिक और हस्त निर्मित उत्पाद है मारायूर गुड़। मारायूर गुड़ को केंद्र सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया था। अगला प्रश्न, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल किस सदस्य को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को क्लोरोप्लास्ट में स्थित पाइरेनोइड्स भंडारण निकायों में संग्रहित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता यानी योग्यता के संबंध में सही नहीं है? देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, तो ये गलत। वह जो है राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, और वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सियाचिन हिम नदी या हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है काराकोरम श्रेणी, और यह जो है एक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद वाला क्षेत्र भी है, और यह सियाचिन जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य होता है पृथ्वी के महत्व को बताना और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसका जो शुरुआत किया गया था विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का 1970 ईस्वी में अमेरिका के सीनेटर थे गिलार्ड नेल्सन के द्वारा। प्रश्न है, वेरीनाग जो झील है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वेरीनाग यह किस नदी का? तो यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम, जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी के तट पर ही हम लोग जानते हैं हाइडेस्पेस का युद्ध भी हुआ था। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था इसका मेजबानी जापान टोक्यो के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉन। फॉन जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप होता है जो विभिन्न तापमानों पर प्रणालियों या वस्तुओं के बीच स्थानांतरित होती है। अगर इसका एसआई की मात्रा पूछा जाए तो हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। बीटीयू भी ऊष्मा का एक मात्रक है। एक बीटीयू बराबर होता है 1055 जूल, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। पढ़ते हैं आगे। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मित्र शक्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गंडक नदी के तट पर स्थित है। चलिए, इसका अगर पूछा जाए क्षेत्रफल तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 899 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह 1845 से 46 के बीच हुआ था। 1845 से 46 के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच यह लड़ा गया था। इसमें 5 लड़ाइयों की एक श्रृंखला शामिल था। पहला हुआ था मुगदी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई हुआ था? मुगदी की लड़ाई हुआ था
उसके बाद आलीवाल की लड़ाई, उसके बाद फिरोज शाह की लड़ाई, उसके बाद सवे राय की लड़ाई और बांडोवाल की लड़ाई। अगला प्रश्न, प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखा था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 ईस्वी में, उसमें स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अगला प्रश्न है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.5। यह क्षारीय होता है। इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। पीएच पैमानों का उपयोग अम्ल और क्षार की अम्लता का या मूलता मापने के लिए किया जाता है। और पीएच स्केल जो है इसका खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने इसका खोज किया था। प्रश्न है, बुकर विजेता एन्ना बर्नस द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अन्ना बर्नस जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, उनका जो पुस्तक है कह रहा है इनमें से कौन सा पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा मिल्क मैन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी होता है देखने में एक समान, लेकिन उसका जो संरचना जो होता है वह एक समान नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंदर के हाथ। ऑप्शन नंबर डी। बंदर के हाथ जो है समरूपी अंग के उदाहरण नहीं है। विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, समरूप कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख और तितली के पंख, कीड़े के पंख, ये सारे जो है समरूप अंग के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं? यानी 2019 का जो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला था, कह रहा है इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जॉर्ज स्मिथ। इन्हें केमिस्ट्री का जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, बाकी ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 1 to 3 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को क्या चीज़ का शक्ति देता है? तो संसद के विश्रामती काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब संसद नहीं चल रहा हो, अवकाश हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश का अधिकतम जो जीवन होता है वह 6 महीना तक होता है, 6 मंथ्स तक, और 6 सप्ताह तक सीमित है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकता है और कहता है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया है वह 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित होना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और एन. माधवन राव और टी.टी. कृष्णामाचारी। ये 7 व्यक्ति जो है इसके सदस्य थे।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया था? तो 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें चेटी रोबोट इसका अनावरण किस देश ने किया था? तो ये जापान ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे। तो नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक प्लिनी। आंसर हो जाएगा प्लिनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरेलिस हिस्टोरिया को रोमन साम्राज्य से आधुनिक काल तक जीवन रहने वाले सबसे बड़े एकल कार्यों में से एक माना जाता है। नेचुरेलिस हिस्टोरिया में 10 खंडों में संगठित 37 पुस्तकें 37 पुस्तकें शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजन किया गया? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य था छात्रों को उसके दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना। प्रश्न है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पंछी, तो देख लेते हैं। पंछी इजराइल का उत्पाद है? बिल्कुल नहीं, यह इजराइल का उत्पाद नहीं है, यह भारत का उत्पाद है। कहाँ का है? भारत। यह निशांत नामक यूएवी का संस्करण है। तो यह निशांत नामक यूएवी का संस्करण बिल्कुल सही। इसमें कैमरा और लेजर लगे होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत पहली बार किया था, इसका फर्स्ट वर्जन जो किया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो यह भोगवा नदी के निकट स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोथल की बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। यहाँ जो है धान की भूसी प्राप्त हुए हैं, माप तोल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। प्रश्न है, अजीत ने एक पेन ड्राइव उसका अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और उसके मूल अंकित के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच देती तो अंकित का लाभ, जो अजीत ने कितना लाभ कमाया? मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपये था। कितना? 100 रुपये। कह रहा है कि तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य का 4/5, 4/5 तो ये काट देंगे 20, 20 चौक 80। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 80 रुपये। विक्रय मूल्य यानी 20% ज़्यादा पे बेच रहा है तो 120 रुपये। तो लाभ कितना होगा? 40 रुपये। और जब भी निकलता है किस पर? क्रय मूल्य पर गुने 100। इसे काट लेंगे 2, इसे काट लेंगे 50 तो हो जाएगा 50%। कितना? तो 50%। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को 10% कम कर दिया जाता है तो भिन्न 3/2 हो जाता है। तो P और Q मान लेते हैं भिन्न। तो 20% बढ़ाने यानी 120 और कम करते हैं 10% यानी 90 और उसका मान हो जाता है 3/2। 0 0 कट गया, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 9 तिया 27, 27/24, 27/24। 3 से ये कट रहा है, 9 तिया 27 और 3 8 24, 9:8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, ए केला किसी काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में, तीनों मिलकर काम पूरा कर लिया जिसकी मजदूरी भी मिल गया 777 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना होगा? ए, बी और सी। तो इसका तीनों का एलसीएम निकालते हैं। ये कर रहा है 16, ये कर रहा है 20 और ये कर रहा है 24। इसका एलसीएम होगा 240। तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में ए करेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 10, ए हो जाएगा 10, ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 12। तो इस 20 को डिवाइड करेंगे 240 से 12 और ये हो जाएगा ये 15, ए 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो रेशियो कितना आ रहा है? 15:12:10। तीनों को ऐड कर देते हैं। क्या हो गया? तीनों को मिला मजदूरी कितना है? वास्तव में मजदूरी दिया गया है 777 और ये तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 10 37। कितना? 37। और निकालना किसका है? बी का। बी का रेशियो 12, 12 से मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 252। कितना हो जाएगा? 252। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न है, 1,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदा 10% तथा 20% दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि के पर क्रय कर 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो। मान ले वो इसमें दिया हुआ है वस्तु का मूल्य 1,000 रुपये। कितना? 1,000। पहला छूट जो दिया है फर्स्ट छूट 10% का, दूसरा जो छूट दिया है वह दिया है 20% का। कितना? 20% का। तो छूट देने के बाद उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1,000 गुने 90/100 गुने 80/100 सोल्व कीजिएगा 720 रुपये। ये दो क्रमागत छूट देने के बाद उसका जो क्रय मूल्य रह रहा है 720 रुपये। अगर आप परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है तो 720 का 10% 72 हो जाता है। 72 को इसमें ऐड करेंगे तो 792 रुपये। कितना हो गया उसका क्रय मूल्य? 792 रुपये। अब कह रहा है कि उस पर अगर 15% लाभ कमाना हो तो कितना पर बेचे। तो इसका 115% का दाम निकाल लेते हैं। तो 115/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 910.8। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 910 रुपये 80 पैसा। दोस्तों ये था बेहतरीन सेट। 100 प्रश्नों को देखा, पैटर्न भी समझ में आ गया होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोज़ आप लोग कम से कम 1-2 सेट लगाएं ताकि आपका जो तैयारी है वो अंतिम लेवल तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।